हेलो इंडियन एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्यन सोसाइटी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन इकोनॉमी, वाई डिक्लाइन मौर्यन एम्पायर एंड देन मौर्यन आर्ट एंड कल्चर। चलिए हम मौर्यन सोसाइटी से इसको आरंभ करते हैं। मौर्यन सोसाइटी में आपको 3 कॉलम मिलेंगे: वर्ण सिस्टम, विमेन कंडीशन, एंटरटेनमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण सिस्टम के बारे में। वर्ण सिस्टम हैड completely developed during the time of मौर्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब मौर्यन काल में जो वर्ण सिस्टम था पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका था, विकसित हो चुका था, जिसमें 4 वर्ण निकल कर आ गए थे। ब्राह्मण सबसे उच्च कोटि, उससे निम्न क्षत्रिय, उससे निम्न वैश्य, उससे नीचे सबसे नीचे शूद्र। मोस्ट आर्टिशियन वर शूद्रास, yet they were worst paid and subjected to forced labor विष्टि। ज़्यादातर जितने भी शिल्पी थे वह शूद्र कैटेगरी में आते थे, शूद्र थे मतलब निम्न जाति के थे, इसलिए उनको जब पेमेंट की जाती थी उनके कार्य की, जो बहुत कम होती थी, वर्स्ट पेड मतलब बहुत ही कम उनको पैसा दिया जाता था उनके शिल्प कार्य के लिए। उसके साथ साथ उनसे फोर्स्ड लेबर भी कराई जाती थी, मतलब बेगारी, जिसमें बिना पैसा दिए उनसे काम लिया जाता था, जिसको विष्टि कहते थे। इसका मौर्य काल में उल्लेख तो मिलता है, परंतु गुप्त काल में विष्टि बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाए जाने लगे, मतलब बेगार बड़े पैमाने पर मौर्य काल में की जाने लगी। गुप्त काल में बड़े पैमाने पर विष्टियों का प्रयोग किया जाने लगा, मतलब फ्री में कई सारे काम कराए जाने लगे गुप्त काल में। लेकिन मौर्य काल में आरंभ हो गई थी, गुप्त काल तक विकसित हो गई, ये कह सकते हैं आप। एज पर दी जातक टेल्स, अनटचेबल्स लाइक चंडाल, निषाद, सवार एटसेट्रा एग्जिस्टेड एंड वर ट्रीटेड इन ह्यूमनली। जातक कथाएं जो बुद्ध ग्रंथ में आपने देखी होंगी, कई सारी जातक कथाएं जिनमें बुद्ध के पिछले जन्म और इस जन्म के बारे में और आगे के जन्म के बारे में बताया गया है कहानियों की तरह। तो उन जातक कथाओं में हमको कई सारे छुआछूत के एग्जाम्पल भी देखने को मिलते कि किन लोगों को छुआछूत जैसी जाति माना गया था, जिनमें चांडाल थे, निषाद थे, साबार थे आदि कई जातियां थी, जिनको इन ह्यूमन तरीके से मतलब बहुत ही गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। ठीक, वर्ण सिस्टम यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद आते हैं ह्यूमन कंडीशन। कौटिल्य हैज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सती सिस्टम। कौटिल्य का जो ग्रंथ है, या कौटिल्य उसके अलावा भी कहीं जो भी किताब या उल्लेख कहीं भी मिलता है, तो उसमें कहीं भी सती सिस्टम का उल्लेख नहीं किया है कौटिल्य ने। बट स्ट्राबो मेंशन्ड दैट सती सिस्टम वाज प्रेवलेंट अमंग द काथ ट्राइब्स ऑफ पंजाब। मगर जो स्ट्राबो जो ग्रीक लेखक है, उसने सती जो सिस्टम है उसको बताया है। भारत में काथ एक ट्राइब थी, पंजाब में रहती थी, वहां पे सती सिस्टम फॉलो किया जा रहा था। विमेन पोजीशन इन सोसाइटी deteriorated severely, widow remarriage stopped, institution of गणिकाज मतलब prostitution expanded। ये कहता है कि जो विडो रीमैरिज थी उस पर बैन लगा दिया गया था मौर्य काल में। उसके साथ साथ जो गणिकाज थी मतलब प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति काफी तेजी से फैल रही थी समाज में। ठीक है, अब आते हैं एंटरटेनमेंट में। देयर वर सेवरल वेज ऑफ एंटरटेनमेंट सच एज हंटिंग, एक्टिंग, मैजिक, ड्रामा, पेंटिंग एटसेट्रा। मतलब एंटरटेनमेंट एंजॉय करने के कई सारे साधन थे: शिकार करना, एक्टिंग करना, मैजिक जादू दिखाना, ड्रामा करना, पेंटिंग, चित्रकला आदि। इस तरीके से अब चलिए अब बढ़ते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। राजा, किंग वाज असिस्टेड बाई मंत्री परिषद, मतलब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी जो कि किंग को सलाह देने के लिए होती थी। सबसे पहले मंत्री जो कि चीफ मिनिस्टर, मतलब आज के समय में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वही मतलब प्राइम मिनिस्टर ऐसे प्रेसिडेंट को कई बार सलाह देते हैं। प्रेसिडेंट कई बार आपने सुना होगा आर्टिकल नंबर 152 के बारे में। चलिए पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, इधर आ जाइए। मंत्री, चीफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद अध्यक्ष, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पुरोहित, पंडित जो चीफ प्रीस्ट होता था, सेनापति, कमांडर इन चीफ पूरी सेना को संभालने वाला, युवराज कोई एक प्रिंस होगा, क्राउन प्रिंस, स्पाइस मतलब जासूसी का हेड, ये 6 लोग होते थे जो कि राजा को सलाह देते थे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन 4 प्रोविंस में बटा हुआ था: तक्षशिला उत्तर में, उज्जैन पश्चिम में, तोसाली पूरब में, स्वर्णगिरी दक्षिण में। इन सभी को हेड करते था कोई ना कोई रॉयल किंग, रॉयल फैमिली का कोई भी युवराज। प्रोविंस के नीचे होती थी डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिनको हेड करते थे राजोग, इसकी मदद से, युक्तास की मदद से, राजोग विद द हेल्प ऑफ युक्तास। इनके नीचे होते थे 5 से 10 विलेज का एक ग्रुप, जिनको हेड करता था गोपा। उन 5 से 10 विलेज के ग्रुप के नीचे होता था ग्राम, गांव मतलब ग्राम, उनको हेड करते थे ग्रामिनी या ग्रामिका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड जुडिशरी की तरफ। अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इन दिस डिपार्टमेंट देयर वाज मेनी सब डिपार्टमेंट एंड एवरी सब डिपार्टमेंट हेडेड बाय अमात्य। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स विभाग आते थे। जैसे मान लो एक कॉमर्स डिपार्टमेंट आ गया, एक बाजार का डिपार्टमेंट आ गया, एक किसी अन्य चीज का डिपार्टमेंट, एक उद्योग का डिपार्टमेंट, एक वित्त का डिपार्टमेंट, किसी भी
छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते थे, उन सभी डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए एक एक आमात्य होता था। उसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट का हेड होता था समाहर्ता। कई बार यूपीएससी में पूछा है समाहर्ता सन्निधाता के बारे में, आ चुका है प्रीलिम्स में, ये पहले भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जो प्रीलिम्स के पीटी में। और चीफ ऑफ ट्रेजरी, तोसा खाने का हेड कौन होता था? सन्निधाता। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का हेड समाहर्ता होता था, लेकिन जो ट्रेजरी होती थी, तोसा खाना पूरा, उसका हेड होता था सन्निधाता। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, राज्य का प्राथमिक स्रोत क्या था आय का? वो था लैंड रेवेन्यू। ठीक है, भू राजस्व लैंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो लैंड होती थी उसको दो भागों में बांटा गया था, एक था राजकीय लैंड, एक था निजी लैंड। राजकीय लैंड क्या होती थी? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम दिस लैंड वाज नोन एज सीता। राजकीय लैंड सीधी लैंड जो डायरेक्ट राज के अंतर्गत आती है, इसकी जो इनकम होती थी उसको सीता कहते थे। निजी लैंड वो लैंड होती थी जो लोगों की होती थी, उस पे से उनसे रेवेन्यू लिया जाता था टैक्स के रूप में, उस लैंड को हम भागा कहते थे। भागा पूरा पढ़िए, राजकीय लैंड में लिखा है इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम दिस लैंड वाज नोन एज सीता, और निजी लैंड में क्या लिखा है? इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम दिस लैंड वाज नोन एज भागा। ठीक है, अब रेट ऑफ रेवेन्यू का रेट क्या है? 1/4 या 1/6, ये अलग अलग है प्रोडक्शन के आधार पर। कई बार 1/4 लिया जाता, कई बार 1/6, हर स्थान का अलग अलग था। जैसे कि मान लीजिए गंगा दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जो बिहार और यूपी वाली साइड पे, वहाँ पे 1/4 चलता था। और जैसे कि कई क्षेत्रों में कम होती थी, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, क्योंकि मौर्य क्षेत्र पूरे में फैला था, वहाँ पे 1/6 रहती थी। अदर सोर्स क्या होते थे इनकम के? टोल टैक्स आपको जानते होंगे, आज भी आप पे लगता है, गाड़ी ले जाते हैं एक राज्य से दूसरे ले, या फिर हाईवे पे जाते तब टोल टैक्स लगता है, ऐसी उस समय पे लगता था। ट्रेड टैक्स, यदि सामान का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान हो रहा है। इरीगेशन टैक्स, सिंचाई कर आदि। अब देखते हैं जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट एट द कैपिटल एंड इट्स हेडेड बाय धर्माधिकारी, चीफ जस्टिस, एंड लोअर कोर्ट हेडेड बाय अमात्य। एक होती थी मेन कोर्ट, जैसे आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कौन हेड करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य उनके जो जजेस हैं। ठीक है, 32 जजेस, 32, हाँ 32+1 है इस समय। ऐसी उस समय पे हेड होता था, इसको कहते थे धर्माधिकारी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ होती थी? कैपिटल में, मगध में। और लोअर कोर्ट कौन हेड करते थे? अमात्य उस समय के कलेक्टर समझ लीजिए, वो होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी ऑफ मौर्यन एम्पायर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड। शुरुआत करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर से। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। दीज थ्री वर ऑल टुगेदर नोन एज वर्ता। मैंने आपको पहले बताया था इनकी सबसे बड़ा इकोनॉमी का स्रोत क्या था? भू राजस्व। वही देखिए, सारी चीजें भू राजस्व से जुड़ी हैं। एग्रीकल्चर कृषि, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, और तीसरा व्यापार। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते थे? वर्ता। अगर यूपीएससी में कभी आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए वर्ता के अंतर्गत निम्न में से किस किस को शामिल किया जाता था, और आपको ऑप्शन दे दे एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड अदर्स, कोई एक्सटर्नल ट्रेड, फिर आपको ऑप्शन दे 1 2 1 2 3, इस तरीके से पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं कौटिल्य मेंशन्ड अबाउट 3 क्रॉप्स इन ए ईयर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमको पता चलता है कि एक साल में 3 फसलों का उत्पादन किया जाता होगा। द मैन क्रॉप वाज वार्ले, व्हीट, राइस, ये मैन क्रॉप थी उनकी। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री पे। द प्राइम इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मौर्याज वर स्पिनिंग एंड वीविंग। सबसे जो मुख्य इंडस्ट्री थी, विनिर्माण उद्योग था उस समय पे, किसका था? स्पिन, कपड़ों का, मतलब धुनाई और बुनाई। स्पिनिंग मतलब धुनाई और वीविंग मतलब बुनाई। कपड़ों की धुनाई होती थी, फिर बुनाई होती थी। कपास की पहले धुनाई करेंगे, फिर बुनाई बनाया जाएगा उससे कपड़ा। अब उस समय देख लीजिए, मथुरा, कलिंगा, काशी, वस, महेशमती, ये कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर हुआ करते थे। ये हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। देयर वाज स्टेट मोनोपोली ऑफ, राज्य का एकाधिकार होता था कई सारे व्यापार पर। किस किस पर? माइनिंग, खनन पर, फॉरेस्ट, जंगलों पर, नमक, सॉल्ट, सेल ऑफ लिकर, दारू के व्यापार पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म, हथियार बनाने को लेकर, मेटलर्जी, मतलब मेटलर्जी वो होता है मेटलों का, वो होता नहीं है, कुछ भी बनाते हैं हम उसे, अरे यार कैसे बताऊँ आपको, इसका हिंदी मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है मेटलर्जी का। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ मेटलर्जी की। वेट, हाँ, धातुक्रम। मेटलर्जी धातुक्रम मतलब धातु बनाने का कार्य। इससे का जग बनते हैं धातु के, तलवारें बनती हैं, वो तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा खंबे बनते हैं, छड़ी बनती है, कई आदि चीजें बनती हैं। ठीक है, धातुक्रम। उसके बाद आ जाइए ट्रांसपोर्टेशन पे। रोड्स आर एंड पोर्ट्स वर इंपॉर्टेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब सड़कों का और जो पोर्ट होते थे उनका प्रयोग किया जाता था आवागमन के लिए। देयर वर मेनली 4 रोड्स, मतलब 4 इंपॉर्टेंट व्यापार मार्ग थे। एक था उत्तरापथ, दक्षिणापथ,
एक भृगुकच्छ से लेकर मथुरा, एक चंपा से लेकर कौशाम्बी। ठीक है। वेस्टर्न पोर्ट्स, पश्चिमी पोर्ट कौन से थे जहाँ पे जल मार्ग के लिए जाया जा सकता था? एक था बारबिकम सिंधी में, सिंध कहाँ पे आपको पता होगा, आज वर्तमान पाकिस्तान में। भृगुकच्छ भरूच में। सोपरा, भृगुकच्छ आपको मालूम होगा कहाँ है, आपका गुजरात में। ठीक है। आपके आ जाइए ईस्टर्न पोर्ट, पूर्वी पत्तन। ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा ताम्रलिप्ति, आगे के समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जी। उसके बाद आ जाइए ट्रेड, व्यापार, बाहरी ट्रेड मतलब एक्सटर्नल ट्रेड किसके साथ होता था हमारा? था सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना। हम कौन सा माल उनसे आयात करते थे, मतलब एक्सपोर्ट, सॉरी मतलब निर्यात करते थे, मुझसे गलती हुई, सॉरी क्षमा चाहूँगा, निर्यात करते थे। एक्सपोर्ट आइटम कौन से थे? मसाले, मोती मतलब पल्स, सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी, आइवरी मतलब हाथी के दांत, कॉटन मतलब कपास, सिल्क यार्न और मसलिन, मसलिन भी एक कपड़ा होता है, सिल्क यार्न मतलब रेशम। ठीक है। इंपोर्ट मतलब आयात क्या करते थे उनसे? लेनिन एक कपड़ा होता है, सिल्वर चांदी, गोल्ड मतलब सोना, ड्राई फ्रूट मतलब काजू बादाम पिस्ता। अब ये तो आपको आज ही मालूम होगा, ड्राई फ्रूट्स। हम अफगानिस्तान में भी तालिबान आ गया, उसके बाद बादाम की कीमतें आसमान चूमने लगी, तो आप ऑब्वियस सोच सकते हैं कि हम मध्य एशिया से मंगाते थे ड्राई फ्रूट्स। अब सिल्वर और गोल्ड ये आयात कम हो रहा था, ये व्यापार के रूप में हमारे घर पे आ रहा था। क्यों? हम जब सामान बेचेंगे तो उनसे धन के स्थान पर गोल्ड और ये सब चीजें ले रहे थे। ठीक है। ये आपने सुना भी होगा, एक समय पे रोम में कहा गया था कि भारत एक प्रकार से हमारे गोल्ड को, सोने को पी रहा है, जब मसाले का व्यापार होता था तब रोम में ये बात उठी। अब देखते हैं, स्टेट हैड मोनोपोली ओवर सम प्रोडक्ट्स सच एज वाइन, सॉल्ट, माइन से फॉरेस्ट। मतलब मैंने आपको बता दिया स्टेट की मोनोपोली थी, यहाँ पे भी बताया था इंडस्ट्री में स्टेट की मोनोपोली क्या काम है। स्टेट इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था, जो भी माल आयात होता था ना हमारे यहाँ पे, उस पर स्टेट इंपोर्ट ड्यूटी लगाया था। जैसे आज कस्टम ड्यूटी लगती है, ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी 10% की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। एम्पायर मौर्य का डिक्लाइन कैसे हो गया? इसके 4 कारण फैक्टर बताए जाते हैं। अशोक पॉलिसी, वीक सक्सेसर, बाद के शासक काफी कमजोर थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था और कई सारी जगह विद्रोह होने लगे थे, अमात्य भी निरंकुश हो गए थे, एक्सप्लोटेटिव रूल ऑफ प्रोविंशियल अमात्य। देखते हैं अशोक की पॉलिसी। ओवर टॉलरेंट थी, नॉन वायलेंट थी। अशोक ने अहिंसा करने के लिए कह दिया था पूर्ण रूप से, और बहुत ही ज्यादा सहिष्णु बन चुका था, जिसके चलते जो आर्मी के अंदर एक स्पिरिट होती है लड़ने की, वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है। दूसरा कारण था अशोक की पॉलिसी का ब्राह्मण को नाराज करना। अशोक बुद्ध धर्म की ओर बहुत ज्यादा झुक गया, जिसके चलते जो ब्राह्मण वर्ग था वो उससे नाराज हो गया बहुत ज्यादा। जब ब्राह्मण वर्ग नाराज हुआ तो उसने उसके खिलाफ एक प्रकार का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और लोगों को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और अंततः मौर्य का अंतिम शासक भद्ररथ अपने सेनापति, ब्राह्मण सेनापति के द्वारा ही मारा गया, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक सेनापति था उसका, जो कि ब्राह्मण था जाति से। इसलिए एक प्रकार से इसको ब्राह्मण क्रांति भी कह देते हैं, पुष्यमित्र शुंग की शासन को स्थापित करने को लेकर। ठीक है। इसको ब्राह्मण क्रांति का भी नाम दिया जाता है, लेकिन इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं। इतिहासकार कहते हैं छोटा सा फैक्टर हो सकता है एक ब्राह्मण क्रांति का, लेकिन ऐसा कह देना कि ब्राह्मण क्रांति के आधार पर विद्रोह हो गया, फिर अंत में शासक की हत्या कर दी गई, उसको वो सही नहीं मानते। वो कहते हैं बिल्कुल सही बात है, ब्राह्मण नाराज थे अशोक की पॉलिसी से, क्योंकि अशोक ने हिंसा करने पर रोक लगा दी, तो ब्राह्मण क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे, बलि पर रोक लग गई, इससे उनको समस्या होने लगी, उनको धन नहीं मिल रहा था, ये भी एक समस्या थी। ठीक। क्योंकि अशोक जाति प्रथा पर चोट कर रहा था बार बार। फिर आते हैं हम वीक सक्सेसर, कमजोर आने वाले शासक उसके कमजोर थे। बस इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना हिंदी में, इंग्लिश में लिख जरूर दिया, लेकिन मैन पूरा वही है जोड़ तोड़ के, कि अशोक एक अंतिम शासक था, मजबूत शासक, उसके बाद जो भी उसके शासक आए काफ़ी कमजोर शासक आए, जिनका अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे उन पर नियंत्रण कम रह गया, जिसके चलते उन्होंने अपनी गुटबाजी करना आरंभ कर दी। इसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस, अशोक ने दंभ के प्रसार के लिए बड़ी मात्रा में पानी की तरह पैसे को बहा दिया, जिसके चलते एक फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो गया एम्पायर के अंदर। चौथा, विद्रोह, जो प्रांतीय विद्रोह होते थे, आपने पढ़ी है, देयर आर एविडेंस ऑफ लोकल रिवॉल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार एज वेल एज अशोका एट तक्षशिला। जब बिंदुसार था, बिंदुसार के समय पे विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, तब सबसे पहले किसको भेजा गया था? सुषेम को, लेकिन सुषेम वहाँ पे क्या कर पाया? विद्रोह को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, फिर अशोक ने किया मैनेज। ठीक है। आपको पता होगा बिंदुसार और अशोक के समय पर भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ। ये विद्रोह क्यों हो रहे थे? क्योंकि तक्षशिला की दूरी मगध से बहुत दूर थी, शासक का वहां तक पहुंचना एक लंबे समय की प्रक्रिया के अंतराल में हो पाता था, इसलिए वहां पर विद्रोह जल्दी उठ जाते थे। और दूसरा, द डेपिक्ट दैट द अमात्य वर टर्निंग डेस्पोटिक ग्रेजुअली। सीधी बात है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है समाज में, एम्पायर में,
और अमात्य के हाथ में पैसे भी बहुत ताकत है, जुडिशरी, इकोनॉमी। तो अमात्य ने क्या किया, अपना खुद का शासन स्थापित करना आरंभ कर दिया कि हम खुद ही आजाद हो जाते हैं। क्यों, हमारा शासक ही कमजोर है। तो कई जगह अमात्य के द्वारा भी विद्रोह किए गए। ठीक है, ये 4 मेन फैक्टर थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मौर्यन आर्ट एंड कल्चर की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है आज बहुत बड़ा हो गया। मौर्यन आर्ट एंड कल्चर हम कल पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।